नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर कैलकुलेशन के बारे में विस्तार जानकारी देने जा रहे हैं। कैलकुलेशन की विस्तार जानकारी जो है आप लोग को हम तभी पहुंचा पाएंगे कि कैलकुलेशन का बहुत सारे पार्ट बनेंगे। ये नहीं कि कैलकुलेशन एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। कैलकुलेशन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसे बारीकी ढंग से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। आगे आपको भविष्य में बहुत अच्छे ये काम देंगे। कैलकुलेशन यदि आप लोग को समझ में आ जाएगी तो जितने भी मैथ में चैप्टर है वो सारे आप लोग को बनाने में बहुत सुविधा होगा दोस्तों। और ये बताना चाहता हूँ कि मेरे से जितने भी लड़के संपर्क में आए हैं, जो भी लड़के मैथ नहीं जानते हैं उसका सबसे बड़ा घातक है कैलकुलेशन। यदि उस बच्चे का कैलकुलेशन यदि मालूम नहीं है तो उस बच्चे का मैथ में मन भी नहीं लगेगा और मैथ सीख भी नहीं पाएगा। इसलिए कैलकुलेशन का पार्ट बाय पार्ट आप लोग को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दें, सभी पॉइंट पर ध्यान दीजिए। पॉइंट बताने के बाद उसके बाद आपके पास उसका जो पॉइंट बताएंगे उसका कैलकुलेशन उससे रिलेटेड, उससे संबंधित प्रश्न को आपको हल करके मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज आप एक द्विघात समीकरण के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। द्विघात समीकरण को पूरा डिटेल करूंगा। द्विघात समीकरण को आज वीडियो में पूरा आपको कंसेप्ट बताया जाएगा और इसके बाद वाले वीडियो में इस पर सवाल लेकर आएंगे। इसलिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। उसके द्विघात समीकरण के बाद इसका द्विघात समीकरण का शॉर्ट कैलकुलेशन बताया जाएगा कि शॉर्ट कैलकुलेशन क्विक कैसे हल किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर द्विघात समीकरण लेकर आए हैं और मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल पर जो भी लड़के नए हैं कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, जो कि हम आपके पास अच्छे अच्छे मैथ तुरंत पहुंचा पाएं। जब भी मैं वीडियो को डालूंगा तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और इसे आप लोग देखेंगे। और देखने के बाद या आप वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक तो बनता है, यदि नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को बढ़िया से देखें और समझें। कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो, जहां a, b तथा c एक वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, तथा a = ≠0, ये द्विघात समीकरण का प्रारूप है। ठीक है, यदि इस रूप में कहीं भी मिलेगा तो आप उसको कह सकते हैं कि सर ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब है जो भी वेरिएबल होगा, हो सकता है यहाँ y हो सकता है z हो सकता है यहाँ कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो। तो इस रूप में जैसे ही मिलेगा तो समझ जाइएगा कि वो द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल करना चाहता हूं। जैसे ये देख लिया है द्विघात समीकरण इस रूप में है, इसको आप लिख लीजिएगा। कॉपी कलम निकाल कर विशेष आप लोग पढ़िए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक से इसे अध्ययन कीजिए। चलिए, ये द्विघात समीकरण है दोस्तों। द्विघात समीकरण का हम हल करना चाहता हूं और ये प्रूव करना चाहता हूं कि x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a होता है दोस्तों। ये मैं बचपन में बहुत रटा हूं, इसे बचपन में 10th में इसको मैं रट के थक गया था। ठीक है, आज इसका कंसेप्ट समझेंगे, ये आया है कहां से और किस बिंदु से आता है, कैसे सर लाते हैं, उसको आप लोग डिटेल देखिए। ये कहां से सर लाते हैं इसको थोड़ा आप लोग डिटेल से देखिए। आप पहले डिटेल से कंसेप्ट को क्लियर कर लिए। ये मेरा द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करेंगे ax² + bx + c = 0। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम कॉमन ले लेते हैं a। लिख सकता हूं a कॉमन लेता हूं तो लिखता हूं x² + bx/a + c/a = 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको गुना करने के बाद पुनः ये आना चाहिए। यदि नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए इसको जब गुना करेंगे ये और ये कटेगा, इसको यहां गुना करेंगे फिर ये कटेगा, c बचेगा दोस्तों और यहाँ x² आएगा। अब ये गुना में है, उधर जाएगा भागा में तो हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे या x² + bx + c bx/a + c/a = 0। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी समीकरण हो तो उसमें
कोई संख्या को जोड़ दिया जाए और फिर पुनः वही संख्या को घटा दिया जाए तो उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि किसी भी संख्या में गुना कर दिया जाए और उसी संख्या से उस संख्या में भाग दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब कोई भी समीकरण में कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन करने का नियम है दोस्तों, यदि जोड़िएगा जितना जोड़िएगा उतना घटाना पड़ेगा, जितना गुना कीजिएगा उससे उससे भाग देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। इंद्रदेव सर उसी पर चर्चा करेंगे। या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू बी एक्स बाय ए इंटू बाय 2। देखिए यहां 2 से गुना किए तो 2 से भाग दिए, कट जाएगा, फिर यही आ जाएगा प्लस सी बाय ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब यहां पर हम जो लिखने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, प्लस बी बाय 2a माइनस बी बाय 2a। क्यों लिखूंगा ऐसा दोस्तों कि इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ढाल सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ढाल सकते हैं। इसको आप धीरे धीरे बारीकी ढंग से देखते चलिए। ठीक है, अब इसको हम लिख रहा हूं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2a, a क्या है x है, b है यहां पूरे गुना b बाय 2a। ठीक है दोस्तों, यही चीज लिखा गया है यहां पर। देखिए ये कट जाएगा, फिर वही बचेगा। ठीक है, प्लस प्लस लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्लस ये चीज लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 2a माइनस b 2a प्लस c बाय a इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर यदि हम इसको स्क्वायर कर दें और इसको भी मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखिए, यदि मैं इसको स्क्वायर करूंगा जो भी मान आएगा इसका और इसका जो भी मान आएगा, ये प्लस में और ये माइनस में दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकता हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां से आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बाय 2a प्लस b बाय a का होल स्क्वायर, b बाय 2a का होल स्क्वायर, इसको इस दोनों को उस पर ले जाइए दोस्तों, बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में आए उधर जाएगा प्लस में b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे माइनस c बाय a। ध्यान रखिएगा दोस्तों थोड़ा। अब क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों, अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा b स्क्वायर बाय, इसको एलसीएम ले लीजिए, यहां पर आप एलसीएम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 4a स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा b स्क्वायर, a कट जाएगा तो 4ac आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये दोस्तों उधर रूट चढ़ाएंगे और जैसे ही रूट जाता है तो वो प्लस माइनस लेता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, x प्लस b बाय 2a बराबर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, जब रूट चढ़ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। जब ये रूट स्क्वायर उधर रूट चढ़ाएगा तो रूट क्या लेता है, प्लस माइनस। मैं एक बार वीडियो में बताया हूँ प्लस माइनस कैसे होता है, फिर मैं बता दूंगा। x बराबर, इसको उधर ले जाइए, ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, माइनस b बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर, ध्यान रखिएगा यहाँ लिख रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे दोस्तों 2a, तो यहाँ लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac, ये x बराबर लिखे दोस्तों। तो ये जो पार्ट आया दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, बचपन में है इसको रटते थे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, यदि यह पार्ट आज समझ में आ गया पूरा कैलकुलेशन, तो फिर आगे बढ़ता हूं। इसको ध्यान रखिएगा, x का मान कहां से आया। अब ये x का मान दो भागों में बटा हुआ है, ये x का मान दो भागों में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है उसको थोड़ा देखिए।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपके पास द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c हो इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा, और इसका जो मान होगा, इस समीकरण का मान अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा तथा बीटा, अल्फा भी मान होगा और बीटा का मान भी होगा। तो अल्फा का मान प्लस में लेते हैं, बीटा का मान माइनस में लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे यहां अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीटा का मान आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। ये अल्फा और बीटा का मान आया दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये x का मान आया और x का दो मान द्विघात समीकरण में जब भी निकलेगा x का वैल्यू तो दो मान निकलेगा, ठीक है। तो उस मान को हम लोग एक लेते हैं अल्फा और एक लेते हैं बीटा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तथा इस द्विघात समीकरण का मूल या रूट जो भी मानिए मान अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लिया अल्फा और बीटा का मान कहां से आया। चलिए अल्फा तथा बीटा का मान, अब मान लीजिए हम लोग पहला समीकरण मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग देखें। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। बीटा का मान लिखेंगे दोस्तों, इसको हटा दें, बीटा का मान लिखेंगे दोस्तों माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2a। अब यहाँ से लिखाएगा माइनस बी, यहाँ लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। ये और ये क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी माइनस 2ab बटे 2a। ये कट जाएगा दोस्तों। तो हम लोग बचपन में रखते थे दोस्तों कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है माइनस बी बाय ए होता है। कहाँ से आए दोस्तों, अल्फा का मान ये, बीटा का मान ये, आप सावधानी से रख दीजिएगा दोस्तों। ये मूलों का योग आया दोस्तों, ठीक है। ये पार्ट इसको 2 ले लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मूलों का गुणनफल। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मूलों का गुणनफल। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मूलों का योगफल था, ये मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल याद रखिएगा दोस्तों अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बराबर लिखेंगे दोस्तों माइनस बी माइनस रूट प्लस b² माइनस 4ac बाय 2a। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। तो ये पूरा दोस्तों याद रखिएगा, a है, ये भी a है, ये b है और ये b है। समीकरण में ढालेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b²। ध्यान रखिएगा दोस्तों, a प्लस बी इंटू ए माइनस का b फार्मूला होता है a² माइनस b²। अब यहाँ जाएगा 2a और 2a तब 4a²। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये और ये रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस b² माइनस b² प्लस 4ac बाय 4a²। ये दोनों कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से क्या बचेगा, 4ac बटे 4a²। ये और ये कटेगा दोस्तों, एक a और ये कट जाएगा तो c बराबर a आएगा दोस्तों। तो हम लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a
पढ़ते हैं और इसे याद भी रखना है दोस्तों। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए याद रखिएगा दोस्तों, कभी भूलिएगा नहीं दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर याद रखिएगा दोस्तों। ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ दोस्तों, ठीक है। आगे आप बढ़ते हैं, इसको आप बढ़िया से तरह से समझिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग चौथा पॉइंट। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, मूलों बराबर हो तो क्या लिखेंगे? अल्फा बराबर बीटा लिखेंगे दोस्तों। यदि द्विघात समीकरण के मूलों आपस में बराबर हो, या मूल भी लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों आपस में बराबर हो तो क्या लिखेंगे? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a बराबर माइनस बी प्लस, इसको प्लस ले लीजिए, इसको माइनस ले लीजिएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये और ये कट जाएगा दोस्तों, ये और ये भी कट जाएगा दोस्तों। अब बच गया ये प्लस में इधर आए, इधर ले आएंगे तो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a बरा प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सी छूट गया था, सी इसमें लगा दीजिएगा, बराबर 0। अब इतना और इतना को जोड़ेंगे तो 2 रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब ये गुना भागा में जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, और ये रूट हटाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि दो द्विघात समीकरण का मूल आपस में बराबर हो, यदि द्विघात समीकरण का मूल आपस में बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपका चौथा पॉइंट हुआ दोस्तों। यदि द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर हो, द्विघात समीकरण का मूल बराबर हो या द्विघात समीकरणों का मूल आपस में बराबर हो तो क्या होगा दोस्तों? मूलों आपस में बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। जितने भी सर इंद्रदेव सर कंसेप्ट बता रहे हैं आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे होंगे, और इसे अपने घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उसके पास भी ये सब समझाइए। कैलकुलेशन को आप लोग पाठ बच्चे को समझाइए दोस्तों। चलते हैं पांचवा पॉइंट, द्विघात समीकरण का गुणनखंड को समझाता हूं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। द्विघात समीकरण का गुणनखंड, द्विघात समीकरण का गुणनखंड दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण का गुणनखंड ध्यान रखिएगा दोस्तों। गुणनखंड क्या होता है द्विघात समीकरण का, वो ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, 0 नहीं लिखेगा, गुणनखंड में 0 नहीं लिखेगा, केवल समीकरण रहेगा। गुणनखंड में 0 नहीं लिखेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा गुणनखंड कैसे करते हैं। इसको आप कॉमन ले लीजिए, a यदि कॉमन लेते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? a कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख रहे हैं तो माइनस बी बाय ए इंटू एक्स। ध्यान रखिएगा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, प्लस सी बाय ए, ठीक है। अब ये मान आपको मालूम है माइनस बी बाय ए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है दोस्तों, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकाल रहे हैं, इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, ये एक्स इसमें भी गुना, ये एक्स इसमें भी गुना, प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप सावधानी से देखिए।
आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेशन यहां पर कर रहे हैं दोस्तों। अब यहां लिख सकते हैं ए इंटू, अब दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, एक्स माइनस अल्फा, ये दोनों में एक्स कॉमन लेंगे, ए तो है ही, ये दोनों में कॉमन लेंगे एक्स, तो एक्स माइनस अल्फा, ये दोनों में बी कॉमन लेंगे दोस्तों, माइनस बी, तो माइनस बी कॉमन लेंगे दोस्तों, बीटा माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस अल्फा होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब यहां में आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, x माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, x माइनस बीटा होगा दोस्तों। यही द्विघात समीकरण का गुणनखंड होता है दोस्तों। पृथ्वी पर यदि कोई भी द्विघात समीकरण मिल जाए तो उसका गुणनखंड इंद्रदेव सर जरूर बताएंगे। यदि आप लोग से गुणनखंड नहीं होता है द्विघात समीकरण का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसे ऐसे द्विघात समीकरण का गुणनखंड है दोस्तों जिसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत लड़के 10th का बहुत जिज्ञासा होता है कि मैं सारा द्विघात समीकरण का कैलकुलेशन जानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे द्विघात समीकरण है जिसको कैलकुलेशन वो सब गुणनखंड नहीं कर पाते हैं दोस्तों, इसलिए हम उसको गुणनखंड, ये गुणनखंड का सूत्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब बात पर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ये 5वां पॉइंट है दोस्तों। चलिए 6ठा पॉइंट में याद रखिएगा दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण के मूलों अल्फा तथा बीटा हो तो समीकरण ज्ञात करें। अल्फा तथा बीटा हो, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो समीकरण ज्ञात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस पॉइंट पर भी कैसे ज्ञात होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा दोस्तों, समीकरण कैसे निकलेगा, समीकरण यदि आपको अल्फा और बीटा है तो अल्फा बीटा का मान दिया रहेगा और समीकरण ज्ञात करने के लिए दोस्तों कहेगा, तो ए कॉमन ले लीजिएगा दोस्तों, तो ए कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ए उधर गुना में दे दीजिए, ये गुना में इधर भागा में जाएगा तो 0 हो जाएगा दोस्तों। अब यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको फिर लिखेंगे माइनस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर ये होता है दोनों मूलों का योग, ये क्या बताता है, मूलों का योग, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि कोई समीकरण में मूल दिया हुआ हो तो इसमें आप मान बैठा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका समीकरण दे देगा दोस्तों, ठीक है। यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ हो, द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ हो और समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें मान रख दीजिएगा दोनों का मूलों का योग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यदि द्विघात कोई मूल दिया हुआ 2 गो हो और उसमें निकालने के लिए कहा जाए दोस्तों, तो इसको आप सावधानी से आप इसमें रख देंगे, वो आपको समीकरण ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। इस पर भिन्न भिन्न सवाल आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, आज इसको कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अभी मैं जितने भी बताए हैं पॉइंट द्विघात समीकरण में, उसे आप विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा कुछ पहला याद रखें, ये सब पॉइंट डायरेक्ट मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। दूसरा पॉइंट अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। समीकरण निकालने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये समीकरण निकालने का सूत्र है दोस्तों। कोई द्विघात समीकरण का गुणनखंड भी निकालने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्स ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालने का है। तो आप इसे ये लिख सकते हैं, यदि
यदि नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है गुणनखंड का सबसे बड़ा जड़, द्विघात समीकरण का सबसे बड़ा जड़ है। पांचवा पॉइंट में याद रखिएगा दोस्तों, यदि मूल बराबर हो, यदि अल्फा और बीटा बराबर हो तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a। ये 4abc को विवेक्तर कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेट कहा जाता है। यदि आप लिखेंगे कभी ध्यान रखिएगा, d बराबर लिखना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर होता है डिस्क्रिमिनेट, d बराबर DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेट। ये होता है विवेक्तर, हिंदी होता है विवेक्तर, ये होता है उसका बिंदी। डी होता है कभी, अब इसलिए कभी ये भी लिख सकते हैं, रूट जब लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इसके अंदर में डी का प्रयोग भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। द्विघात समीकरण में इतना पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट कंपटीशन में बहुत सारे वर्ड इसमें सवाल दिया जाता है दोस्तों, और कुछ सवाल आएगा तो आपको सवाल के साथ आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो द्विघात समीकरण में आज इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप इस द्विघात समीकरण से रिलेटेड मैं सवाल को लेकर आऊंगा कि द्विघात समीकरण से रिलेटेड कंपटीशन में या 10th के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और जो भी बार मैं कह रहा हूं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।